हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में टीडीएस चैप्टर हमने शुरू किया था। उसमें हमने फर्स्ट सेक्शन 192 हमने कवर किया था, टीडीएस ऑन सैलरी। चलो बच्चे, अगला सेक्शन कवर करते हैं, सेक्शन 192 ए। क्या कहता है मैं आपको बेटा थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, सेक्शन 192 ए, बेटा ये सेक्शन 192 ए किससे डील करता है? ये डील करता है टीडीएस ऑन विड्रॉल फ्रॉम recognized provident fund। ये सेक्शन डील करता है विद टीडीएस ऑन विड्रॉल फ्रॉम recognized provident fund। क्या कहता है बेटा ये सेक्शन? थोड़ा समझते हैं बेटा, सुनो। याद करो बेटा, हमने सैलरी चैप्टर में काफी डिटेल में आरपीएफ का केस हमने डिस्कस किया है, और आपको याद होगा ये आपका आरपीएफ है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। बेटा इस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या होता था? दो लोग अपनी जेब से बेटा पैसा जमा कराते थे। एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन था, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन था, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, और बचे इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन था, है ना? ये चार चीजें थी। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब सुनो मेरी बात बेटा, अब क्या होता था, आपने अपनी जेब से पैसा जमा करवाया अपने प्रोविडेंट फंड में, आपके एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से जमा करवाया पैसा आपके प्रोविडेंट फंड में, दोनों के कंट्रीब्यूशन पे क्या मिला? इंटरेस्ट। तो अब बेटा आरपीएफ का जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है ना, वो बेटा काफी सारा अब इकट्ठा हो गया है, काफी सारा, ठीक है। अब एम्प्लॉय इसमें से बेटा पैसा क्या कर रहा है? विड्रॉल, विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। बात समझ आई सबको? विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय अब इस प्रोविडेंट फंड से पैसा क्या कर रहा है? विड्रॉ। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। वैसे अगर आपको याद हो ना, तो बेटा सैलरी चैप्टर में मैंने एक बात बताई थी कि ये जो पैसा आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ करते हो ना बेटा, ये एग्जेम्प्ट रहता है, ठीक है। ये जो पैसा आप अपने प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ करते हो, ये क्या रहता है बेटा? एग्जेम्प्ट रहता है। लेकिन बेटा उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ कंडीशंस भी आपको बताई थी। ये पैसा होने को बेटा टैक्सेबल भी हो सकता है, और ये पैसा बेटा होने को आपका एग्जेम्प्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो पैसा टैक्सेबल भी हो सकता है, पैसा एग्जेम्प्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पे। चलो कंडीशंस क्या हैं जरा समझते हैं, कॉपी कर लो बेटा पहले इतना। तो जो पैसा आपने अपने प्रोविडेंट फंड से, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ किया है, वो पैसा होने को बेटा टैक्सेबल भी हो सकता है और होने को एग्जेप्ट भी हो सकता है। अब सुनो, हम बात करते हैं बेटा एग्जेम्प्ट कब होगा। एग्जेम्प्ट कब होगा? पहली शर्त है कंटिन्यूअस सर्विस फॉर, करे हुए हमने पॉइंट्स, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा अब आपको। फॉर एटलीस्ट 5 years। आप चाहो तो सैलरी चैप्टर बेटा रेफर भी कर सकते हो एक बार,
फॉर एटलीस्ट 5 years। तो बेटा वो हमको क्या कह रहे हैं, सुनो, वो कह रहे हैं आपने जो ये पैसा विड्रॉ किया है ना अपने प्रोविडेंट फंड से, अगर आपने अपने एम्प्लॉयर के पास एटलीस्ट एटलीस्ट 5 साल काम किया है ना, एटलीस्ट 5 साल काम किया है, तो जो पैसा आप विड्रॉ करोगे ना 5वें साल या 6ठे साल या 7वें साल, तो वो पैसा बेटा क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। यानी बताओ पहली शर्त क्या है, आप जो पैसा विड्रॉ कर रहे हो वो कर रहे हो आफ्टर रेंडरिंग कंटिन्यूअस सर्विस फॉर एटलीस्ट 5 years, एटलीस्ट 5 साल काम करो फिर पैसा विड्रॉ करना अपने प्रोविडेंट फंड से। तो पहली शर्त है आपको एटलीस्ट सर्विस देनी पड़ेगी एटलीस्ट 5 साल की बेटा, पहली शर्त। अच्छा, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त, इफ सर्विस इज फॉर लेस देन 5 years, if service is for less than 5 years, then reason for termination, then reason for termination of service should be, सुनो सुनो, अब उन्होंने पता है क्या कहा था बेटा, पहले पॉइंट में उन्होंने कहा था कि जो पैसा आप अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा विड्रॉ करोगे हम उसे एग्जेम्प्ट रखेंगे प्रोवाइडेड आपने रेंडर करी हो सर्विस फॉर एटलीस्ट 5 साल। आप 5 साल काम करो अपने एम्प्लॉयर के पास, उसके बाद जो पैसा आप विड्रॉ करोगे वो एग्जेम्प्ट होगा बेटा। अच्छा, अब सुनो सुनो, अब हुआ क्या बेटा, मैंने सर्विस 5 साल की रेंडर नहीं करी, मैंने सर्विस रेंडर करी फॉर लेस देन 5 years। तो बेटा अगर आप सर्विस 5 साल से कम की देते हो ना तो भी बेटा ये पैसा एग्जेम्प्ट हो सकता है। भाई देखो 5 साल की दोगे या उससे ज्यादा की दोगे तो एग्जेम्प्ट ही है, लेकिन अगर आपने सर्विस 5 साल से कम की भी दी ना तो भी एग्जेम्प्ट होगा प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड आप सर्विस छोड़ने का, आप नौकरी छोड़ने का कोई वैलिड रीजन दो, वैलिड रीजन, जैसे आपकी इल हेल्थ हो सकता है बेटा, आपको कोई बीमारी हो, कैंसर हो गया है, ठीक है, जो एम्प्लॉय है उसको कैंसर हो गया है, बेड रेस्ट है, अब वो चाह के भी अपनी नौकरी कंटिन्यू नहीं कर सकता। अच्छा, हो सकता है परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड, यानी हो सकता है बेटा एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगे चली गई या दोनों आंखें चली गई, वो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया बेटा। या हो सकता है आपके एम्प्लॉयर की ही क्या हो गई, डेथ, डेथ ऑफ एम्प्लॉयर। एक बार बताओ, जब एम्प्लॉयर की ही डेथ हो गई, बिजनेस ही बंद हो गया, तो मैं वहां पर रह के क्या करूंगा, या फिर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, या फिर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस। तो बेटा बेसिकली उन्होंने पता क्या कहा है, बेसिकली उन्होंने कहा है कि जो पैसा आप प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ करोगे ना, वो अगर 5 साल की सर्विस रेंडर करने के बाद विड्रॉ करते हो तो वो पैसा बेटा एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर आप 5 साल की सर्विस रेंडर करे बिना भी पैसा विड्रॉ करोगे ना तो भी एग्जेम्प्ट होगा प्रोवाइडेड नौकरी छोड़ने का आप एक वैलिड रीजन दो कि आपने नौकरी छोड़ी 5 साल से पहले, तो क्यों छोड़ी है आपने, कोई ऐसा वैलिड रीजन दो, जैसे आपकी इल हेल्थ है, आप नौकरी पे नहीं जा सकते, आप परमानेंटली इनकैपेबल हो गए और दोनों टांगे चली गई, दोनों आंखें चली गई, ठीक है, आपके एम्प्लॉयर की ही क्या हो गई, डेथ, आपके एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया। अब जब उसका बिजनेस बंद हो गया तो मैं नौकरी पे जाके क्या करूंगा,
तो अगर आपने सर्विस 5 साल से कम की भी दी है तो प्रॉपर रीजन दे देना बेटा। क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, तीसरा वो आपको ना शायद याद आएगा बेटा, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं कर रहा हूं बेटा, करे हुए हमने पॉइंट्स। एक बार सैलरी चैप्टर खोल के बेटा पढ़ना, थर्ड पॉइंट। अब एक बात और याद रखो, सुनो सुनो, इमेजिन करो, मैं लिखना मत सब ने करावाया आपने। एक्स लिमिटेड है बेटा, वाई लिमिटेड है। मैंने एक्स लिमिटेड के पास बेटा 3 साल काम करा, ठीक है। 3 साल में प्रोविडेंट फंड अकाउंट में मेरा बेटा 3 लाख रुपए जमा हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने इस पैसे को विड्रॉ नहीं करा, मैंने इस पैसे को विड्रॉ करा ही नहीं। मैंने क्या करा, एक्स लिमिटेड के पास जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट था उसे मैंने ट्रांसफर कर दिया। एक्स लिमिटेड के पास जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट था उसके पैसे को मैंने विड्रॉ नहीं करा, 3 लाख रुपए को विड्रॉ नहीं करा, बल्कि इस 3 लाख रुपए को एक्स लिमिटेड के पास जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट है वहां से ट्रांसफर करवा दिया वाई लिमिटेड के पास जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट है वहां पर। बात समझ आई? तो बेसिकली बेटा जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, वैसे ही प्रोविडेंट फंड अकाउंट है। तो मेरा एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट था एक्स लिमिटेड के पास, मेरा एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट था वाई लिमिटेड के पास। मैंने क्या करा, एक्स लिमिटेड के पास से ट्रांसफर करवा दिया इस प्रोविडेंट फंड के पैसे को वाई लिमिटेड के पास। एक बात याद रखना बेटा, आपने पैसा विड्रॉ नहीं करा ना, विड्रॉ थोड़ी ना करा, आपने तो एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट से दूसरे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाया, विड्रॉ कहां करा मैंने। अब जब विड्रॉ ही नहीं करा तो 5 साल से कम का सर्विस हो 5 साल से ज्यादा का सर्विस हो फर्क ही नहीं पड़ता। तो तीसरा केस क्या है जब एग्जेम्प्ट होगा, इफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट बैलेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one employer is transferred from one employer to another employer. If provident fund account balance is transferred from one employer to another employer, तो याद रखना बेटा टीडीएस किस पे है, टीडीएस बेटा विड्रॉल पे है। पैसा विड्रॉ तो करा ही नहीं ना, पैसा विड्रॉ तो करा ही नहीं मैंने, तो एक अकाउंट से, एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट से पैसा दूसरे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्या करवा दिया, ट्रांसफर। तो बेटा अगर इन तीनों में से कोई भी शर्त सेटिस्फाई हो जाए ना तो बेटा पैसा एग्जेम्प्ट हो जाता है। और अदर केसेस में वो पैसा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा बेटा। और बेटा अगर टैक्सेबल है, अगर वो पैसा टैक्सेबल है तो बेटा याद रखना उस पे टीडीएस भी कटेगा उस पैसे पे, कितना, 10%। अगर अमाउंट जो विड्रॉ किया है आपने वो 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो बेटा अगर तो एग्जेम्प्ट है तो बात खत्म, लेकिन अगर एग्जेम्प्ट नहीं है टैक्सेबल है तो टीडीएस कट रहा है बेटा उस पर कितना, 10% का। अगर आपने अमाउंट कितना विड्रॉ करा, 50,000 रुपए या उससे ज्यादा। ठीक है बेटा, बहुत डिटेल में वैसे बेटा सैलरी चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको ये करवाया हुआ है। तो एक बार बेटा खोल के सैलरी चैप्टर खोल के ना एक बार पढ़ना जरूर इसे, सैलरी चैप्टर ओपन करके ना एक बार बेटा इसे पूरा पढ़ना अपने आप। हमने प्रोविडेंट फंड का एक चार्ट बनवाया था, वहां पर मैंने करवाया था बेटा, आपको जरूर पढ़ना बेटा, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना। तो मुझे बताओ अगर पैसा एग्जेम्प्ट है, अगर तो पैसा एग्जेम्प्ट है फिर तो बात खत्म, लेकिन अगर पैसा एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है, अगर पैसा एग्जेम्प्ट नहीं है बेटा टैक्सेबल है तो उस पर टीडीएस कट रहा है, कितना, 10% का। अगर आपने अमाउंट विड्रॉ किया 50,000 रुपए या उससे ज्यादा का, ठीक है। आओ बेटा देखो,
विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कितना टीडीएस कट रहा है? 10% का। अगर आपने अमाउंट कितना विड्रॉ करा, 50,000 या उससे ज्यादा का, कंडीशंस के लिए बेटा चैप्टर सैलरी आप रेफर करोगे। वैसे मैंने शॉर्ट में तो थोड़ा सा आपको बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार सैलरी चैप्टर खोल के बेटा पढ़ लेना। बताओ बेटा, सेक्शन 192 ए क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अगला कौन सा आता है बेटा? सेक्शन 193। चलो आ जाओ, एक रीडिंग पहले मारेंगे, फिर मैं इसका एक चार्ट बना के बताऊंगा। सेक्शन 193 है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, याद रखना, पेमेंट शुड बी टू अ रेजिडेंट। तो याद रखना, पेमेंट किसको होनी चाहिए? रेजिडेंट को, तभी टीडीएस कटेगा। अच्छा, पहला है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बेटा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे टीडीएस नहीं कटता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 8% सेविंग बॉन्ड्स और 7.75% सेविंग बॉन्ड्स 2018 इफ इंटरेस्ट एक्सीड्स 10,000। ठीक है, अभी बनाते हैं एक चार्ट। फिर दूसरा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बॉन्ड्स, अगर लिस्टेड हैं और हेल्ड इन डीमैट फॉर्म है तो नो टीडीएस। अगर लिस्टेड नहीं है या डीमैट फॉर्म में नहीं है, और अगर इंटरेस्ट का अमाउंट 5,000 या उससे कम है, पेड टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ थ्रू अकाउंट पे चेक, नो टीडीएस। अदरवाइज बेटा 10% का टीडीएस है। मैं आपको चार्ट बना के बताता हूं बेटा, उस चार्ट से पूरा केस हो जाएगा हमारा। देखो बेटा, बनाओ मेरे साथ साथ। सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। बेटा हमने क्या करा, हमने सिक्योरिटीज को ना बच्चे दो पार्ट्स में बांटा है। दो पार्ट्स में, एक तो आ गई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक तो आ गई इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और एक आ गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑब्लिक बॉन्ड्स। तो एक तो आ गया इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और एक आ गया बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑब्लिक बॉन्ड्स। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या कहा। बेटा अब उन्होंने क्या कहा है, सुनो, अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा दो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, एक तो है 8% सेविंग बॉन्ड्स और एक है 7.75% सेविंग बॉन्ड्स। जो ये दो सेविंग बॉन्ड्स है ना बेटा, जो ये दो सेविंग बॉन्ड्स हैं, इन पे टीडीएस कटेगा बेटा 10% का। अगर इंटरेस्ट 10,000 रुपए से ज्यादा है तो 8% सेविंग बॉन्ड्स पे और 7.75% सेविंग बॉन्ड्स पे टीडीएस कटेगा 10% का, अगर इंटरेस्ट 10,000 रुपए से ज्यादा है। पक्का बेटा? हाँ, इसके अलावा अगर अदर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो बेटा अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे टीडीएस नहीं कटता है। बस यही दो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जिस पे बच्चे टीडीएस कटेगा, और किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे टीडीएस नहीं कटता है। ठीक है बेटा, कॉपी करो। तो मेरे को बताओ कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे सिर्फ टीडीएस कटेगा? 8% सेविंग बॉन्ड्स पे और 7.75% सेविंग बॉन्ड्स पे। कितना? 10% का, अगर इंटरेस्ट 10,000 रुपए से ज्यादा है। ठीक है बेटे,
तो हमारा ना पहला वाला पार्ट हो गया बेटा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑब्लिक बॉन्ड्स। लो बेटा कॉपी करो साथ साथ मेरे, करें। देखो बेटा अब ध्यान से देखना है बच्चे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑब्लिक बॉन्ड्स। देखो बेटा, बेटा अगर वो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स लिस्टेड हैं एंड हेल्ड इन डीमैट फॉर्म है, मतलब लिस्टेड भी हैं और आपके पास डीमैट फॉर्म में भी हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो बेटा उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, नो टीडीएस। अगर वो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स लिस्टेड भी हैं और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हैं, डीमैट फॉर्म में भी है, तो टीडीएस नहीं कटता है बेटा। अच्छा, अदर केसेस, अदर केसेस, अच्छा अदर केसेस मतलब या तो लिस्टेड नहीं है या डीमैट फॉर्म में नहीं है, अदर केसेस। इसमें भी बेटा दो बातें हैं, अदर केसेस में भी दो बातें हैं। कौन कौन सी? पहला, पहला आपने वो इंटरेस्ट दिया है रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को, ठीक है। इंटरेस्ट किसको दिया है? रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को। कैसे दिया है? अकाउंट पे, चेक के थ्रू। कितने का? लेस देन इक्वल टू 5,000 का, तो भी बेटा नो टीडीएस, तो भी नो टीडीएस। तो अगर आपने रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को दिया है, अकाउंट पे ही चेक के थ्रू दिया है, इंटरेस्ट कितने का? 5,000 या उससे कम का, नो टीडीएस। अच्छा, फिर आता है बेटा अदर केसेस, मतलब या तो इंडिविजुअल एचयूएफ को नहीं दिया है, या अकाउंट पे ही चेक से नहीं दिया है, या 5,000 से ज्यादा का दिया है, तो बेटा टीडीएस कटेगा। पढ़ो जरा, पढ़ो कितने का टीडीएस है। अदरवाइज टीडीएस एट 10%, तो टीडीएस कटेगा बेटा कितने का? 10% का। तो टीडीएस बेटा कटता है 10% का। समझ आई बेटा बात सबको? लो, यह आपका सेक्शन 193 समझ आया सबको? कॉपी करो बेटा। कर लिया? फिर अगले पे आते हैं बच्चे। बेटा थोड़े से ना टीडीएस के रेट्स याद रखना, मे भी हो सकता है एमसीक्यू वगैरह में आ जाए, बाकी ज्यादा इस चैप्टर में से आने की उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन हाँ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो, अब आता है बेटा अगला सेक्शन, सेक्शन 194A, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी तो ऊपर 193 में कवर हो गया ना, उसके अलावा जितने भी इंटरेस्ट है वो सब यहां पर कवर्ड है सेक्शन 194A में। क्या कह रहा है, रीडिंग मान ले पहले, ध्यान से सुनना बेटा। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ is required to deduct TDS on payment to a resident by way of interest other than interest on securities. Individual and HUF are also required to deduct TDS on aforesaid payments only when their audit is conducted under section 44AB in the preceding financial year. अच्छा, third point, TDS is to be deducted at the rate of 10% if the amount of interest exceeds 5,000 रुपए। चलो ये भी ठीक है, मैं भी पूरा चार्ट बना के बताऊंगा आपको। However, in case of
टाइम डिपॉजिट्स मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट्स with a banking company or cooperative society engaged in the business of banking or post office. This limit is 40,000 and in case of senior citizen 50,000. चलो बच्चे आ जाओ, समझाता हूं आपको। बनाएंगे बेटा इसका भी ना एक चार्ट बनाएंगे। सेक्शन 194A पेमेंट of interest other than interest on securities. Payment of interest other than interest on securities. चलो बेटा समझते हैं केस, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए बेटा। बेटा आपको पता है ना, एक तो होता है पेयर। पेयर कौन होता है? जो बेटा इंटरेस्ट दे रहा है, और एक होता है पेई जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है ना। अब सुनो, सेक्शन 194A क्या कहता है? पेयर ने पेई को इंटरेस्ट दिया। पेयर ने पेई को क्या दिया बेटा? इंटरेस्ट दिया। कौन सा? अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मतलब सिक्योरिटीज के अलावा कोई इंटरेस्ट दिया। पेयर ने पेई को इंटरेस्ट दिया अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो इस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे बेटा क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। इस इंटरेस्ट पे जो अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है उस पे क्या कटेगा बेटा? टीडीएस कटेगा। लेकिन टीडीएस काटने के लिए बेटा शर्तें क्या हैं? सुनो, शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है बेटा, ये जो पेयर है ना, ये जो पेयर है, ये अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है, ये अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उसका ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट हुआ होना चाहिए अंडर सेक्शन 44AB इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अगर ये इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो इसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट हुआ होना चाहिए अंडर सेक्शन 44AB। मतलब अगर मैं इंडिविजुअल हूं और पिछले साल में मेरा ऑडिट हुआ है अंडर सेक्शन 44AB, then I am liable to deduct TDS on interest other than interest on securities in current financial year। तो TDS काटूंगा या नहीं करंट ईयर में, वो डिपेंड करता है पिछले साल में ऑडिट हुआ है या नहीं। तो अगर ऑडिट हुआ है पिछले साल में, देन आई एम लायबल टू डिडक्ट टीडीएस इन करंट ईयर। अगर ऑडिट नहीं हुआ है पिछले साल में, देन आई एम नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस इन करंट ईयर। अच्छा, ये तो हो गई बात इंडिविजुअल एचयूएफ की। अगर बात करें एनी अदर एसएससी, एनी अदर एसएससी में कंपनी आ गई, फर्म आ गया बेटा, तो इसके केस में बेटा कोई कंडीशन नहीं है। मतलब इसका ऑडिट हुआ है नहीं है फर्क नहीं पड़ता है, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल एचयूएफ को तभी काटना है टीडीएस अगर पिछले साल में उनका ऑडिट हुआ है। अगर कोई और एसएससी है तो फर्क नहीं पड़ता आपका ऑडिट हुआ है या नहीं, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। पक्का बताओ, पहली कंडीशन क्लियर हुई? तो बेटा ये तो हो गई टीडीएस काटने की कंडीशन नंबर 1।
ये पहली शर्त हो गई, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी शर्त क्या है? जो पेई है ना बेटा, जो पेई है वो बेटा रेजिडेंट होना चाहिए, ये दूसरी शर्त है। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट। ये आपकी कंडीशन नंबर 2। बात समझ आई बच्चे? पक्का? तो पेयर कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उसका पिछले साल में ऑडिट हुआ होना चाहिए। एनी अदर एसएससी है तो ऑडिट हुआ हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो इंटरेस्ट पे क्या काटना पड़ेगा आपको? टीडीएस काटना पड़ेगा। अब बेटा फिर वही बात आ जाती है, टीडीएस कितना है? तो बेटा टीडीएस कटेगा 10% का। कितना परसेंट टीडीएस है बेटा? 10%। अगर 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 ध्यान से बेटा, अगर अगर एफडी का इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट ऑन एफडी है, अब चाहे वो एफडी बैंकिंग कंपनी में हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में, अगर एफडी का इंटरेस्ट है तो लिमिट है 40,000 और 50,000। तो लिमिट है 40,000 ऑब्लिक 50,000। सर ये दो लिमिट का क्या सेंस हुआ? बेटा ये 50,000 है सीनियर सिटीजन के केस में। अगर पेमेंट सीनियर सिटीजन को हुई है तो टीडीएस कटेगा अगर 50,000 से ज्यादा की पेमेंट है। अगर मोर देन 40, मोर देन 50, और अगर एनी अदर सिटीजन है, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उस केस में बेटा टीडीएस कटेगा अगर पेमेंट 40,000 से ज्यादा की है। और अदर इंटरेस्ट के केस में पढ़ना बेटा, देखो 5,000 रुपए बेटा, अदर इंटरेस्ट के केस में लिमिट है 5,000। तो टीडीएस कटेगा अगर इंटरेस्ट 5,000 रुपए से ज्यादा का है। बात समझ आई बेटा? कितना टीडीएस है? 10% का। अच्छा, अगर एफडी का इंटरेस्ट है तो 10% का टीडीएस तब कटेगा अगर पेमेंट 40 और सीनियर सिटीजन के केस में 50 को एक्सीड करती है। और अगर अदर इंटरेस्ट है तो 10% का टीडीएस कटेगा अगर पेमेंट 5,000 को एक्सीड करती है। लो बेटा, ये आपका सेक्शन 194A हो गया। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा समझ आया। कॉपी कर लो बेटा। हो गया सबका? चलो बच्चे अगले सेक्शन पे आ जाते हैं। ये आपका 194A। चलो बेटा, आप कुछ छोटे छोटे हैं, जरा ध्यान से मेरी बात समझनी है बेटा। वैसे ये आपको याद आएगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखो बेटा, अगला सेक्शन आता है 194B एंड बीपी। आपको याद आएगा ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में बेटा हमने किया था विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग एंड हॉर्स रेसेस। ठीक है, जिन्हें हमने नाम बेटा आपको याद होगा, हमने नाम इन्हें दिया था कैजुअल इनकम्स। क्या नाम दिया था हमने इन्हें? कैजुअल इनकम्स।
तो बेटा इन पे टीडीएस कटेगा बेटा, फ्लैट 30% का, फ्लैट 30% का टीडीएस है अगर अमाउंट एक्सीड कर जाता है 10,000 रुपए को। तो एक बार जरा करें, देखो देखो बेटा, सेक्शन 194 बी एंड बीबी, इसमें बेटा 5 चीजें कवर होती हैं इस सेक्शन में, इन दो सेक्शंस में। विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी कवर होता है बेटा, क्रॉसवर्ड पजल्स कवर होता है, कार्ड गेम्स कवर होता है बेटा, आपका बेटिंग एंड गैम्बलिंग कवर्ड होता है, और बेटा इसमें कवर होता है हॉर्स रेसेस। इसमें से बेटा मैं एक बात बता दूं, ये जो हॉर्स रेसेस है ना, इसका सेक्शन है बेटा 194 बीबी, हॉर्स रेसेस का सेक्शन 194 बीबी। और बाकी जो चारों है ना बेटा, कौन कौन से, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, इन सब का बचे है 194 बी, 194 बी, 194 बी, और क्रॉसवर्ड पजल का 194 बी। तो हॉर्स रेसेस का 194 बी बी है और बाकी चारों का 194 बी है बेटा। अब देखो क्या कहता है ये, सुनो सुनो बेटा, ये सेक्शन कहता है, ये सेक्शन कहता है कि आपका ना टीडीएस कटेगा बेटा, फ्लैट 30% का टीडीएस कटेगा, फ्लैट 30% का टीडीएस कटेगा अगर अगर आपने लॉटरी में या क्रॉसवर्ड पजल में या कार्ड गेम्स में या बेटिंग गैम्बलिंग में या हॉर्स रेसेस में आपने अमाउंट जीता, अमाउंट ऑफ विनिंग्स, अगर आपने अमाउंट जीता 10,000 रुपए से ज्यादा का, तो याद रखना 30% का टीडीएस कट जाएगा। तो अगर मैंने लॉटरी में बेटा 5 लाख का इनाम जीता ना, तो 5 लाख पे 30% बेटा 1.5 लाख रुपए का क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। ठीक है बेटे, कॉपी करो, फिर मैं एक बात बताता हूं आपको। क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो अब मेरी ना एक बात सुनना, मैं एक एग्जाम्पल आपको बना के बता रहा हूं, जरा देखना बेटा। देखो बेटा एग्जाम्पल देखो बेटा, मैंने ना मैंने महालक्ष्मी लॉटरी की, मैंने महालक्ष्मी लॉटरी की एक लॉटरी टिकट क्या करी, परचेज। मैंने महालक्ष्मी लॉटरी की एक लॉटरी टिकट क्या करी है, परचेज। मैंने महालक्ष्मी लॉटरी की लॉटरी टिकट बेटा करी परचेज। हुआ क्या बेटा, मेरा निकल गया फर्स्ट प्राइज, मेरा निकल गया बेटा फर्स्ट प्राइज। और कितने रुपए का फर्स्ट प्राइज निकला बेटा मेरा, 5 लाख रुपए का बेटा मेरा फर्स्ट प्राइज निकल गया। ठीक है बेटा, अब सुनो,
ये जो प्राइस बेटा निकला है आपका, ये आपका बेटा तीन तरीकों से हो सकता है। या तो ये 5 लाख पूरा का पूरा कैश में निकला है, ठीक है, या ये 5 लाख पूरा का पूरा काइंड में निकला है, या ये 5 लाख पार्टली इन कैश है एंड पार्टली इन काइंड है। पार्टली कैश में है और पार्टली काइंड में है। बात समझ आई बेटा? ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, अगर तो ये 5 लाख बेटा पूरा का पूरा कैश में है, तो 5 लाख के कैश में से 5 लाख के कैश में से 30% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा सीधा सीधा। तो 5 लाख में से कितना काट लिया जाएगा बेटा? 1.5 लाख रुपए का टीडीएस काट लिया जाएगा। 5 लाख अगर कैश में निकला है मेरा इनाम, तो 5 लाख में से 30% 1.5 लाख वो काट लेगा, 3.5 लाख रुपए आपको हैंड ओवर कर देगा। बात क्लियर हुई? अच्छा, अगर व्हाट इफ, अज्यूम करो व्हाट इफ आपका बेटा कैश नहीं निकला, आपकी 5 लाख रुपए की कार इनाम में जीती आपने, तो 4 टायर थोड़ा ना निकाल के रख लेगा टीडीएस के बदले। बात समझ आ रही है? तो दिक्कत बेटा तब नहीं आती है जब इनाम कैश में निकले, दिक्कत तब आती है जब इनाम काइंड में निकलता है या पार्टली कैश, पार्टली इन काइंड निकलता है। तो मैं आपको ना एक एग्जांपल बस करा रहा हूं, सुनो। व्हाट इफ इनाम काइंड में निकला है, तो ऐसे केस में बेटा लॉ ने पता है आपको क्या कहा? लॉ ने कहा, महालक्ष्मी लॉटरी को लॉ ने कहा कि आप जिसकी लॉटरी निकली है ना मिस्टर ए की, उसको कार देने से पहले, मैं दोबारा बोलता हूं, आप मिस्टर ए को कार देने से पहले टीडीएस का पैसा उससे कैश में लोगे, क्योंकि भैया आपकी कार निकली है उसकी, तो कार के 4 टायर थोड़ा ना निकाल के रख लोगे टीडीएस के तौर पे। तो कैश पे टीडीएस तो किस में जमा होगा? कैश में जमा होगा। तो टीडीएस जमा करने के लिए क्या चाहिए? कैश चाहिए। तो उसने कहा, आप जब मिस्टर ए को कार दोगे ना, तो एक हाथ से उसको कार की चाबी पकड़ाना और दूसरे हाथ से उससे टीडीएस का अमाउंट ले लेना। तो इस केस में आपको टीडीएस उससे लेना पड़ेगा मिस्टर ए से कैश में। टीडीएस टू बी रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए इन कैश। कितना? वही बेटा से 5 लाख पे 30%, 1.5 लाख रुपए आपको मिस्टर ए से लेना पड़ेगा कैश में टीडीएस। ये बेटा ये कब होगा? जब इनाम बेटा काइंड में निकलेगा। ये दिक्कत तब कभी नहीं आएगी बेटा अगर इनाम कैश में है, क्योंकि अगर इनाम कैश में है तो सीधे सीधे उसमें से 30% डिडक्ट कर लो, 70% उसको दे दो। लेकिन अगर कार निकली है लॉटरी में, तो कार के बेटा टायर या इंजन नहीं निकाल सकते, आपको तो कैश चाहिए ना टीडीएस जमा करने के लिए। तो कैसे करोगे? एक हाथ से उसको कार की चाबी पकड़ाओ और एक हाथ से उससे 1.5 लाख रुपए टीडीएस लो, हमारे खाते में जमा करवा दो। बात समझ आई? अच्छा, व्हाट इफ 5 लाख रुपए का इनाम निकला, उसमें से 3 लाख रुपए की तो निकली कार, 3 लाख रुपए की तो कार निकली और 2 लाख रुपए कैश। यहां पर भी ठीक है, बताओ यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना टीडीएस डिडक्ट होगा? 5 लाख की गाड़ी पे 30% का टीडीएस है बेटा, तो कितने रुपए का टीडीएस हो गया? 1.5 लाख रुपए का टीडीएस हो गया ना। 1.5 लाख रुपए का टीडीएस हो गया, तो 2 लाख रुपए कैश है। तो एक काम करो, 2 लाख के कैश में से 1.5 लाख का टीडीएस डिडक्ट कर लो। तो उसको कितना अमाउंट दोगे? 3 लाख की कार पकड़ा दो और 50,000 रुपए का कैश पकड़ा दो। बात समझ आई?
अच्छा, व्हाट इफ 4 लाख की गाड़ी होती है और 1 लाख कैश में होता है? अपने आप बताओ बेटा, 4 लाख की गाड़ी है, 1 लाख कैश में है। पहले बताओ 5 लाख पे टीडीएस कितना बनता है? 1.5 लाख। कैश कितना है आपके पास? 1 लाख। और कितना चाहिए? 50,000। तो गाड़ी की चाबी जब उसको पकड़ाओगे ना, तो उससे 50,000 रुपए का कैश ले लेना। बात समझ आई? हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो ये तरीका है बेटा टीडीएस का ऑन लॉटरी, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स वगैरह वगैरह। लो बेटा कॉपी करो इसे। क्लियर हो गया बेटा? बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। चलो, बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।